हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो इन यूजफुल एग्रीकल्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री, कॉन्सेप्ट, इंट्रो। प्लांट ब्रीडिंग क्या है? आर्ट और साइंस का मेल। प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसी कला और विज्ञान साइंस है जिसमें हम प्लांट्स का जेनेटिक आर्किटेक्चर यानी डीएनए या जीन्स बदलते हैं ताकि हमें मनचाहा रिजल्ट मिल सके। टेक्निक्स, इसमें सिंपल सिलेक्शन यानी अच्छे प्लांट्स को चुनना से लेकर एडवांस्ड मॉलिक्यूलर टेक्निक्स तक का इस्तेमाल होता है। पुराना इतिहास, ये सदियों से चला आ रहा है, जब से इंसानी सभ्यता यानी सिविलाइजेशन शुरू हुई है। फूड सिक्योरिटी, इसका सबसे बड़ा मकसद फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना है ताकि ऐसी वैरायटीज़ बने जो ज़्यादा यील्ड दें और बीमारियों या सोखे यानी ड्राउट से लड़ सकें। प्लांट ब्रीडिंग के मेन एम्स और ऑब्जेक्टिव्स। यील्ड बढ़ाना, सबसे बड़ा गोल है कम ज़मीन पर ज़्यादा अनाज उगाना ताकि बढ़ती पॉपुलेशन का पेट भर सके। एग्जाम्पल, राइस में डीजी वू जीन का और व्हीट में नॉरिन 10 का यूज़। क्वालिटी में सुधार, हर क्रॉप की अपनी क्वालिटी होती है, जैसे राइस में खुशबू यानी अरोमा और पकाने की क्वालिटी, व्हीट में बेकिंग क्वालिटी और ऑयल सीड्स में हेल्दी फैट्स यानी पीयूएफए का यूज़। जहरीले पदार्थ निकालना, कुछ क्रॉप्स में नेचुरल जहर या कड़वाहट होती है, उन्हें निकालना ज़रूरी है, जैसे ज्वार से HCN हटाना या ब्रासिका से इरूसिक एसिड कम करना। स्ट्रेस से लड़ने की ताकत, बायोटिक, कीड़े और बीमारियों से बचाव, अबायोटिक, मिट्टी और मौसम, सूखा या नमक के असर को झेलना। मैच्योरिटी टाइम बदलना, ऐसी वैरायटीज़ बनाना जो जल्दी पक जाएं, अर्ली मैच्योरिंग, ताकि साल में एक से ज़्यादा फसल ली जा सके। बेहतर एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स, जैसे राइस या बाजरा में ज़्यादा टिलर्स निकालना ताकि यील्ड बढ़े। प्लांट हाइट कम करना, छोटे प्लांट्स ड्वार्फ हवा या बारिश में गिरते नहीं हैं। लॉजिंग रेजिस्टेंस, जिससे नुकसान कम होता है। फोटो और थर्मो इनसेंसिटिविटी, ऐसी वैरायटीज़ बनाना जो किसी भी मौसम या रोशनी में उग सके। इसी वजह से आज पंजाब में राइस और वेस्ट बंगाल में व्हीट उगाया जा रहा है। नॉन शैटरिंग नेचर, मूंग जैसी दालों में पॉड अपने आप फटकर दाने गिर जाते हैं, ब्रीडिंग से हम इसे रोक सकते हैं। सिंक्रोनाइज्ड मैच्योरिटी, जब सारी फसल एक साथ पकती है तो हार्वेस्टिंग आसान हो जाती है, खासकर पल्सेस में। डिटर्मिनेट ग्रोथ, प्लांट्स की ग्रोथ को एक फिक्स्ड लिमिट तक रखना जो कॉटन और पिजन पी यानी अरहर जैसी क्रॉप्स के लिए ज़रूरी है। प्लांट ब्रीडिंग के नुकसान, अनडिजायरेबल इफेक्ट्स। जब हम हाई यील्डिंग वैरायटीज यानी HYV लगाते हैं तो पुरानी देसी वैरायटीज, जिन्हें लैंड रेसेस कहते हैं, खत्म होने लगती हैं। जैसे राइस में IR20 आने की वजह से सांबा राइस की देसी वैरायटीज गायब हो गई। नैरो जेनेटिक बेस, जब सभी फार्मर्स एक ही जैसी वैरायटी उगाते हैं तो पूरी फसल पर बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। जेनेटिक वल्नरेबिलिटी, जैसे बाजरा की टिफ्ट 23A वैरायटी डाउनी मिल्ड्यू के लिए ससेप्टेबल थी। मेज में टी साइटोप्लाज्म की वजह से हेलमिंथोस्पोरियम बीमारी फैल गई। नई बीमारियों का खतरा, इंटेंसिव ब्रीडिंग की वजह से कभी-कभी छोटी बीमारियां या कीड़े बड़े बन जाते हैं, जैसे राइस में RTV यानी राइस टुंग्रो वायरस और बंगाल ग्राम में ग्रे मोल्ड। यील्ड प्लेटो, एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां यील्ड यानी पैदावार बढ़ना बंद हो जाती है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। प्लांट ब्रीडिंग का इतिहास, साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन। 1717 में थॉमस फेयरचाइल्ड ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल हाइब्रिड बनाया। 1760 से 1866 तक जोसेफ कोल रूटर ने टोबैको और सोलेनम पर क्रॉसेस किए और उनकी प्रोजेनीज यानी संतानों का डिटेल में स्टडी किया। थॉमस एंड्रयू नाइट 1759 से 1835, ये पहले इंसान थे जिन्होंने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से कई नई फ्रूट वैरायटीज बनाई। 1857 विल्मोरिन, इन्होंने विल्मोरिन्स प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेनी टेस्टिंग दिया। इसका मतलब था कि प्लांट सिलेक्शन उसके बच्चों यानी प्रोजेनी की परफॉर्मेंस पर बेस होना चाहिए। इन्होंने शुगर बीट में शुगर बढ़ाने के लिए ये टेस्ट किया। 1903 योहानसन, इन्होंने प्योर लाइन थ्योरी दी। इसका मतलब है कि एक सेल्फ फर्टिलाइज्ड होमोजाइगस प्लांट के सारे बच्चे एक जैसे यानी प्योर लाइन होते हैं। उन्होंने ये फिजियोलिस वल्गैरिस यानी राजमा या बीन पर स्टडी किया। GH शुल,
मेज यानी मक्का में हाइब्रिड प्रोग्राम पर काम किया और इन ब्रीडिंग यानी अपने ही जीन्स में क्रॉस के असर को समझाया। 1960s नॉर्मन बोरलॉग, नोबेल लॉरिएट बोरलॉग ने मैक्सिकन सेमी ड्वार्फ वीट बनाया जिसने वीट में ग्रीन रेवोल्यूशन ला दिया। ड्वार्फिंग जीन नॉरिन 10 से लिया गया था। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही मैक्सिकन ड्वार्फ वीट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। राइस रेवोल्यूशन, ताइवान के एक फार्मर ने DG वू जेन नामक ड्वार्फ वैरायटी ढूंढी। इसी का यूज करके 1965 में IRRI ने वंडर राइस IR8 रिलीज किया। CA बाबर और TS वेंकट रमन ने शुगरकेन यानी गन्ने में नोबेलाइजेशन का काम किया, जो प्लांट ब्रीडिंग का एक महान काम माना जाता है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन और एपोमिक्सिस, ब्रीडिंग का तरीका इस बात पर डिपेंड करता है कि क्रॉप कैसे रिप्रोड्यूस करती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब मेल और फीमेल गैमीट्स के मिलने से एम्ब्रियो बनता है। जो क्रॉप्स बीज से उगती हैं वो इसी ग्रुप में आती हैं। स्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स बनने की प्रोसेस। एंथर में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, ओव्यूल्स में मेगास्पोरोजेनेसिस होता है। गैमीटोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स के अंदर मेल और फीमेल गैमीट्स बनने की प्रोसेस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेल पार्ट। एंथर के अंदर पॉलन सैक्स होते हैं। इन सैक्स में स्पोरोफिटिक सेल्स होते हैं जो मियोटिक डिवीजन करके हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं। इन्हें माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल कहते हैं। एक PMC से 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। वही माइक्रोस्पोर बाद में दीवार मोटी करके पॉलन ग्रेन बन जाता है। माइक्रोगेमीटोजेनेसिस, माइक्रोगेमीटोजेनेसिस का मतलब है मेल गैमीट्स या स्पर्म का बनना। जब पोलन मैच्योर होता है तो माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड होकर एक जेनरेटिव न्यूक्लियस और एक वेजिटेटिव या ट्यूब न्यूक्लियस बनाता है। पोलन ग्रेन्स अक्सर बाइन्यूक्लिएट स्टेज, 2 न्यूक्लियाई वाली स्टेज पर रिलीज होते हैं। जब एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो इसे पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन के बाद पोलन जर्मिनेट होता है। पोलन ट्यूब स्टिग्मा के अंदर जाती है और स्टाइल से होते हुए नीचे ट्रैवल करती है। इस फेज में जेनरेटिव न्यूक्लियस एक और बार डिवाइड होता है और 2 मेल गैमीट्स बनाता है। पोलन ट्यूब और इन दोनों स्पर्म न्यूक्लियाई के सेट को माइक्रोगैमीटोफाइट कहते हैं। ये ट्यूब एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइल के रास्ते एंटर करती है और दोनों स्पर्म न्यूक्लियाई को वहां छोड़ देती है। मेगास्पोरोजेनेसिस और मेगागैमीटोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, ओव्यूल के अंदर एक सिंगल सेल होता है जिसे मेगास्पोर मदर सेल या MMC कहते हैं। जब इसमें मियोटिक डिवीजन होता है और हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं तो इस प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। हर MMC से 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, पर उनमें से 3 खत्म हो जाते हैं और सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर बचता है। मेगागेमीटोजेनेसिस, फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस 3 बार डिवाइड होकर 8 न्यूक्लियाई बनाता है। 3 न्यूक्लियाई एक साइड जाकर एक सेंट्रल एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल्स बनाते हैं। 3 न्यूक्लियाई दूसरी साइड जाकर एंटीपोडल सेल्स बनाते हैं। बीच में बचे हुए 2 पोलर न्यूक्लियाई आपस में मिलकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। पूरे स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो सैक या मेगागैमीटोफाइट कहते हैं। फर्टिलाइजेशन, जब एक स्पर्म एग सेल के साथ मिलता है तो वो डाइप्लॉइड जाइगोट बनाता है, इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दूसरा स्पर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिलकर ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, जिसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। यही एंडोस्पर्म आगे चलकर बढ़ते हुए एम्ब्रियो को खाना या नरिशमेंट देता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिना मेल और फीमेल गैमीट्स के मिलन के जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये 2 तरह का होता है। एक, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जब प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स रूट, स्टेम, लीफ से नए प्लांट्स बनते हैं। नेचुरल, नेचर में अपने आप होता है, जैसे अंडरग्राउंड स्टेम्स ट्यूबर, राइजोम या बल्ब में। सब एरियल स्टेम्स स्ट्रॉबेरी या बनाना में, या बल्बिल्स जैसे गार्लिक में। जैसे अंडरग्राउंड स्टेम्स ट्यूबर, राइजोम या बल्ब में। सब एरियल स्टेम्स स्ट्रॉबेरी या बनाना में, या बल्बिल्स जैसे गार्लिक में। आर्टिफिशियल, इंसान द्वारा किया गया प्रोपगेशन, जैसे स्टेम कटिंग्स शुगरकेन, ग्रेप्स, रोजेज में। रूट कटिंग्स स्वीट पोटैटो, लेमन में। लेयरिंग और ग्राफ्टिंग फ्रूट और ऑर्नामेंटल प्लांट्स में यूज होता है। एपोमिक्सिस, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनना।
एपोमिक्सिस का मतलब है बिना सेक्सुअल फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन के सीड का डेवलप होना, इसलिए ये रिप्रोडक्शन का एक एसेक्सुअल तरीका है। कुछ स्पीशीज में रिप्रोडक्शन सिर्फ एपोमिक्सिस से होता है, इसे ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस कहते हैं। लेकिन कुछ स्पीशीज में एपोमिक्सिस के साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, जिसे फैक्युल्टेटिव एपोमिक्सिस कहते हैं। एपोमिक्सिस के 4 टाइप्स होते हैं। पार्थेनोजेनेसिस, बिना फर्टिलाइजेशन के सीधे एग सेल से एम्ब्रियो का बनना। एपोगैमी, एम्ब्रियो सैक के सिनर्जिड्स या एंटीपोडल सेल से एम्ब्रियो का बनना। एपोस्पोरी, एम्ब्रियो सैक के बाहर वाला डिप्लॉइड सेल एक नया एम्ब्रियो सैक बना लेता है, बिना रिडक्शन डिवीजन के। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एम्ब्रियो का सीधे न्यूसेलस या इंटेग्यूमेंट्स डिप्लॉइड सेल से डेवलप होना। एपोमिक्सिस की इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस, इससे जो प्लांट्स उगते हैं वो बिल्कुल अपनी मदर प्लांट जैसे यानी आइडेंटिकल होते हैं। प्लांट ब्रीडिंग में इसका बहुत यूज़ है क्योंकि इससे जेनेटिकली यूनिफॉर्म प्लांट्स जल्दी तैयार किए जा सकते हैं। हाइब्रिड विगर यानी हेट्रोसिस को हमेशा के लिए फिक्स किया जा सकता है, यानी हर साल नए हाइब्रिड सीड्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कॉर्न जैसे क्रॉप्स में होमोजाइगस इनब्रेड लाइंस जल्दी डेवलप की जा सकती हैं। पॉलिनेशन या परागण, एंथर से पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक पहुंचने का प्रोसेस पॉलिनेशन कहलाता है। ये 3 तरह से हो सकता है। ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन, एक ही फूल का पोलन उसी फूल के स्टिग्मा पर गिरना। एलोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन, पोलन का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाना। गाइटोनोगैमी, पोलन का एक ही प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाना। ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन, ये इनब्रीडिंग का सबसे क्लोज फॉर्म है जिससे होमोजाइगोसिटी आती है। ऐसी स्पीशीज में इनब्रीडिंग डिप्रेशन ज़्यादा नहीं होता। सेल्फ पॉलिनेशन बढ़ाने वाले मैकेनिज्म्स, क्लीस्टोगैमी, फूल कभी खुलता ही नहीं और बंद बड के अंदर ही पॉलिनेशन हो जाता है, जैसे व्हीट और बार्ले। कैज़्मोगैमी, पॉलिनेशन होने के बाद ही फूल खुलता है। पोजीशन ऑफ एंथर्स, टमाटर और ब्रिंजल में एंथर स्टिग्मा को ऐसे घेर लेते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन ही हो। लेग्यूम्स या दालें, पी और सोयाबीन में पेटल्स मिलकर एक कील बनाते हैं जो स्टेमन्स और स्टिग्मा को ढक कर रखते हैं ताकि सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन हो सके। सेल्फ पॉलिनेशन के जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजे। सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से होमोजाइगोसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, इसलिए सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीशीज़ की पॉपुलेशंस काफ़ी ज़्यादा होमोजाइगस होती हैं। इन स्पीशीज़ में इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं दिखता, लेकिन इनमें हेटेरोसिस यानी ज़्यादा ग्रोथ या विगर काफ़ी अच्छी मिल सकती है। इस वजह से ब्रीडिंग मेथड्स का मेन एम ऐसी वैरायटीज़ डेवलप करना होता है जो होमोजाइगस हों। एलोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन, जब एक प्लांट के एंथर से पॉलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं तो उसे एलोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ये आउटब्रीडिंग का सबसे कॉमन फॉर्म है। एलोगैमी से पॉपुलेशंस में हेटेरोजाइगोसिटी बढ़ती है। क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने वाले मैकेनिज्म्स। डाइक्लिनी, इसका मतलब है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स यानी मेल और फीमेल पार्ट्स अलग अलग फ्लावर्स में होना। ये 2 तरह की होती है। मोनोएसी, जब मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग हों पर एक ही प्लांट पर हों। ये या तो सेम इन्फ्लोरेसेंस में हो सकते हैं जैसे मैंगो, कैस्टर और बनाना, या अलग अलग इन्फ्लोरेसेंस पर जैसे मेज। डायोएसी, जब मेल स्टैमिनेट और फीमेल पिस्टिलेट फ्लावर्स अलग अलग प्लांट्स पर हों जैसे पपाया, डेट पाम, स्पिनच और एस्पैरागस। इन प्लांट्स को या तो मेल कहा जाता है या फीमेल। डाइकोगैमी, इसका मतलब है कि एक ही फ्लावर के एंथर्स और स्टिग्मा अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं। ये 2 टाइप्स की होती है। प्रोटोगाइनी, जब फीमेल पार्ट पिस्टल मेल पार्ट एंथर से पहले मैच्योर हो जाए जैसे बाजरा में। प्रोटोएंड्री, जब मेल पार्ट एंथर फीमेल पार्ट से पहले मैच्योर हो जाए। ये मेज और शुगर बीट में मिलता है। हर्कोगैमी, जब किसी फिजिकल बैरियर की वजह से सेल्फ पॉलिनेशन रुक जाए तो उसे हर्कोगैमी कहते हैं, जैसे स्टिग्मा के चारों तरफ वैक्सी मेम्ब्रेन का होना जो पॉलन को झड़ने से रोकता है, फॉर एग्जाम्पल ल्यूसर्न और एल्फाल्फा।
सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। जब फर्टाइल पॉलेंस अपने ही फ्लावर को फर्टिलाइज नहीं कर पाते तो इसे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। ये सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। ये ब्रासिका, रैडिश और कई ग्रास स्पीशीज में पाया जाता है। मेल स्टेरिलिटी। कुछ स्पीशीज में पॉलन ग्रेन्स काम नहीं करते या मेल पार्ट स्टेराइल होता है। इसे मेल स्टेरिलिटी कहते हैं, जो क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है। क्रॉस पॉलिनेशन के जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस। क्रॉस पॉलिनेशन पॉपुलेशन में हेटेरोजाइगोसिटी को बनाए रखती है और बढ़ाती है। क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज काफ़ी ज़्यादा हेटेरोजाइगस होती हैं और इनमें माइल्ड से लेकर सिवियर इनब्रीडिंग डिप्रेशन और हेटेरोसिस देखने को मिलती है। ऐसी क्रॉप्स में ब्रीडर्स का मेन गोल अक्सर